चलिए, कल किया था स्टार्ट हमने वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में, जिसमें हमने पहला पोर्शन पढ़ा था किसके बारे में, वर्क। और हमने पढ़ा था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और इस पे कुछ प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, एक तो प्रॉब्लम की थी एरिया अंडर द कर्व पे, दूसरा हमने किया था कि आपके पास डॉट प्रोडक्ट पे, और एक आपके पास था अगर वेरिएबल फोर्स होगा उस पर भी एक प्रॉब्लम की थी। ठीक है, आज जो हमारा पोर्शन है और साथ ही में कंटिन्यू भी कर लेंगे, दैट इज अ पोर्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या होता है। नेक्स्ट पोर्शन विल बी एनर्जी। सो व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी किसे हम कहते हैं। अगर हमें एनर्जी की बात करनी होगी सो कैसे डिस्कस कर ले, एनर्जी किसे कहते हैं, शाबाश, इट इज एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, क्या आप काम कर सकते कि नहीं, दैट वी कॉल्ड एज एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की सलाहियत। दूसरा इसको क्या कह सकते हैं सर हम, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, वी कॉल दिस थिंग एज एनर्जी। ठीक है, अब जो हमारे पास एनर्जी बहुत सारी टाइप्स की हो सकती है, आपने बचपन से पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या क्या एनर्जी आपके दिमाग में आती है, किस टाइप की होती है सर, आपने पढ़ा है लाइट एनर्जी, है ना सर, लाइट एनर्जी। ठीक है, मोर प्रिसाइसली आप कह सकते हैं सोलर एनर्जी। ठीक है, आपने पढ़ा है हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक, आपने पढ़ी होगी करंट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना सर, इलेक्ट्रिक एनर्जी। आपने पढ़ी होगी मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा मैकेनिकल एनर्जी, आपने पढ़ी होगी न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, एटसेट्रा, डिफरेंट टाइप्स की आपके पास यहाँ पे एनर्जीज हमारे पास है। लेकिन जो यहाँ पे इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है मेनली होली एंड सोली, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इनके बारे में तो कहीं ना कहीं आप पढ़ते हो, खासतौर पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग से आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिक एनर्जी मैग्नेटोस्टैटिक्स में आपके पास होता है वहाँ पे। ठीक है, या 10th क्लास में भी पढ़ा होगा करंट, है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू किसमें, हीट एनर्जी में। सो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन का डिफरेंट तरीके हैं आपके पास। अब यहाँ पे जो हमें डिस्कस करना है एनर्जी, जिसके बारे में पर्टिकुलरली ये चैप्टर है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सो व्हाट इज एक्चुअली द मैकेनिकल एनर्जी, इट इज विच टाइप ऑफ एनर्जी, शाबाश, what kind of energy is this mechanical energy, it is the energy associated with a body by virtue of its position or motion। जब भी बॉडी क्या होगी, मोशन में, मतलब विद स्पीड, कुछ ना कुछ स्पीड होगी इसकी, तब जो इसके पास एनर्जी होगी, और विद रेस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, रेफरेंस जो आपके पास होगा, इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन के हिसाब से और किसके हिसाब से, हमारे पास यहाँ पे मोशन के हिसाब से जो एनर्जी होगी, वी कॉल दैट काइंड ऑफ एनर्जी एज कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, आई विल गिव एन एग्जांपल, आपके पास यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स, शाबाश, एक तो मोशन एंड शाबाश क्या, पोजीशन, किसी बॉडी की या किसी सिस्टम की, सिस्टम में बहुत सारे बॉडीज आएंगे। आई विल गिव एन एग्जांपल, आपके पास कोई बॉडी है, इसकी कुछ स्पीड होगी, मान लीजिए स्पीड है v, ठीक है ना, तो आप कहते हैं इसके पास एक एनर्जी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, जो कि हाफ ऑफ mv² के बराबर होता है ना सर, है ना, ये पढ़ा होगा आपने। इसी तरह अगर आपके पास, देखिए ध्यान रखो, यहाँ पे आपके पास यहाँ मान लीजिए स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग किसी पोजिशन पे, पहले इस पोजिशन पे था, आपने क्या किया, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। ठीक है, अब ये स्प्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच हो जाएगी ना, ये स्ट्रेच हो जाएगी। अब पहली पोजीशन इसकी ये थी, अब पोजीशन ये आई। अब आपको पता है, सीधी सी बात है, जब आप स्प्रिंग को क्या करते हो सर, कंप्रेस या क्या करते हो, एक्सटेंड करते हो, ये खुद ब खुद वापस आती है, या कंप्रेस करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करती है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हो, इलास्टिसिटी, सुना होगा ना, इलास्टिसिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बॉडी, जो भी बाय वर्च्यू ऑफ इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ये कोशिश करता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करने की। आपको मैं बता दूं, रबर सबसे ज्यादा इलास्टिक है कि ये पेन इलास्टिक है, थोड़ा सोचो पूरा, ये सबसे ज्यादा इलास्टिक है। देखिए, इलास्टिसिटी मैंने बता दी, ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से एक बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या करता है, रिगेन। अब मुझे बता दो, पहले तो ये आपके पास यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स इसके इतने ज्यादा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को बरकरार रखता है ना,
रबर जो है ना आपके, जिसको घर में हम कहते हैं यूजुअली इलास्टिक, है ना, जो घर में हम यूज भी करते हैं, वो जो इलास्टिक होते हैं पहले स्ट्रेच होती है ना, यहां पे तो स्ट्रेच ही नहीं होता है। सो सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी कहां पे आएगी, यहां पे। अब हम घर में क्यों कहते हैं रबर इलास्टिक है, वो इसलिए क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में वही यूज करते हैं। पेन में करो तब जाए यूज, क्योंकि हमें स्ट्रेच भी होना चाहिए, इचन गोड से स्ट्रेच ही घसा, ठीक है ना। तो जिसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगी क्या, रिगेन करने की पोजीशन, वो मटेरियल क्या होगा, सबसे ज्यादा इलास्टिक। आई विल गिव एन एग्जांपल आल्सो। आपके पास है ये पेन है और दूसरा है आयरन रॉड, कौन सबसे ज्यादा, आयरन रॉड, क्योंकि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो कि उन पार्टिकल्स को अपनी पोजीशन पे रखेगा वो सबसे क्या होगी सर, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पेन में। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स में। अब रबर को हम इलास्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे आपके पास डे टू डे लाइफ में उसी चीज को आप यूज करते हो। लाइक वैसे आपको क्या करना होता है, कपड़ों में यूज करते हैं, ठीक है, तो टायर्स में यूज करते हैं ना, टायर जनमस करा, पहले कंप्रेस भी होता है फिर रिगेन भी करता है अपनी पोजीशन को। मकर टायर जनरेशन का ये चीज तो यूज नहीं कर सकता ना वहां पे, जो मटेरियल आपको पता ना वल्कनाइज्ड रबर होता है टायर्स में, सर गार्डन में, स्कूटी में, बाकी जगह यूज होता है, लेकिन ये तो मटेरियल यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये ब्रिटल होगा, ये टूट जाएगा, वहां पे कंप्रेस भी हो सकता है और रिगेन भी अपनी पोजीशन करता है, ठीक है, रिमेंबर दैट इन योर माइंड, ठीक है। तो यहां पे जो एनर्जी होगी इसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल, आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब जो पोजीशन की वजह से जो आपके पास एनर्जी होती है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जस्ट लाइक कि पहले था इस पोजीशन पे, ये तो स्ट्रेच ना करा, इसना पा नहीं वहां वापस, है ना, या कंप्रेस करते हो ना, ये खुद ब खुद वापस आता है ना अपनी पोजीशन पे। अब ये खुद ब खुद कहां से आई एनर्जी, जो आपने यहां वर्क किया ना, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाया, फिर ये वापस आ जाता है, ठीक है ना। तो सच काइंड ऑफ एनर्जी वी कॉल दिस एज पोटेंशियल एनर्जी। अभी इलास्टिसिटी की वजह से है, तभी इसको क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तभी हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी जो आपके पास है ये कितने टाइप्स की है सर, वी हैव टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। वन इज काइनेटिक एनर्जी, शाबाश, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी जो हमारे पास है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ये तो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, और कहीं ना कहीं मैंने ये छोटी सी एग्जांपल दी ताकि इसको आप अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है ना। सो अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी को यहां पे डिनोट कर लूंगा ई से, सर मैकेनिकल एनर्जी को अगर मैं ई से करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी को हम करेंगे ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी पोर्शन इसका। अच्छा, इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी को ई यू से हम करते पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट, ठीक है। तो अगर मुझे आप डेफिनेशन लिखनी होगी किसकी सर, अगर हमें यहाँ डेफिनेशन लिखनी होगी किसके बारे में, किसके बारे में सर, किसके बारे, काइनेटिक, तो क्या लिखोगे, इट इज द एनर्जी, शाबाश, पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स, शाबाश बता दो, मोशन, या आप कहोगे स्पीड, क्योंकि एक्चुअली आपको वर्क लगेगा ना एक बॉडी की स्पीड को क्या करने के लिए, इंक्रीज लगेगा ना। सपोज मैं रेस्ट पे हूं, अब मुझे किस में लाना है, मोशन में, मतलब कुछ स्पीड अटेन करनी, आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स, फिर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस, व्हाट्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क। तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा इस स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, इट इज द वर्क डन, शाबाश, एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉडी बाय विच यू डू सम वर्क done in increasing speed of a body, एक बॉडी की स्पीड को इंक्रीज करने को। लेकिन किसके बराबर होता है, यहां पे हमने लिखा क्या सर, ई के, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होता है ई के, अगर कोई बॉडी जिसका मास m है तो ई के का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ m v स्क्वायर के बराबर होता है, और m इज द मास, v इज द स्पीड ऑफ ए बॉडी, ठीक है। वेलोसिटी नहीं होता है, बिकॉज काइनेट एनर्जी इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एनर्जी जो हमारे पास है ये कौन सी क्वांटिटी है सर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर का मतलब है इसके लिए मैग्नीट्यूड जरूरत है, हमें एनर्जी के लिए यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। सपोज मैं आपसे कहता हूँ आपकी एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी, यू विल से दैट 10 जूल्स, क्या मैं बताऊं किस डायरेक्शन में, नहीं, यहां पे डायरेक्शन जरूरी नहीं हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, इसका ऐसा यूनिट बराबर जो वर्क आएगा, है ना, सेम ऐसा यूनिट, सेम टू दैट ऑफ वर्क, वर्क और एनर्जी का क्या आता है सर, सेम, बिकॉज वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब डिपेंड करता है कौन सी फॉर्म, आपके डिफरेंट फॉर्म से आपके पास यहाँ पे एनर्जी, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा ताकि कोई ना कोई टाइप की एनर्जी को गेन करने में या ट्रांसफर करने में आप एक एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमें नहीं पढ़ना है, वो मीन्स आपको पता है, लाइक थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हो कहीं ना कहीं, तो आपने वो पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा,
अब क्या क्या यूनिट है हमारे पास? है जूल, है ना सर, ऐसा यूनिट है। और क्या हमारे पास? अर्ग, सीजीएस यूनिट। और मैंने बता दिया था कैलोरी, है ना सर। और इनके कन्वर्जन्स भी मैंने आपको समझा दिया था किसके बराबर होता है। अगर आपको याद होगा कि हमारे पास ये हमने कहीं पे डिस्कस किया था, इसके यूनिट्स ये आपके पास ऐसा यूनिट है, जूल है, फिर इनको डिफरेंट फॉर्म में हमने लिखा था, अर्ग कितना होता है जूल्स में, इस तरह कैलोरी और जूल्स में क्या रिलेशनशिप हमारे पास है, ये चीज़ें बराबर सेम आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को आगे जाके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब मसला है कि मैंने बता दिया वी हैव टू डू सम वर्क इन ऑर्डर टू अचीव, ताकि पास ये एनर्जी आपके पास आए। कौन सी टाइप की एनर्जी है? काइनेटिक। तो वर्क और इस एनर्जी के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप है। उसके लिए हमारे पास थ्योरम एक है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। और यहां पे कौन सी आपके पास ये है? एक्चुअली इट इज द काइनेटिक एनर्जी। ये क्या कहता है ये थ्योरम? सर दिस थ्योरम स्टेट्स दैट अगर आपके पास कोई बॉडी है, अगर आपके पास कोई बॉडी है, मान लीजिए इसका मास कुछ m है और इसकी स्पीड कुछ क्या है? u, और आप क्या दोगे इस पे? सर फोर्स। फोर्स देने पे फिर क्या होगा? आपने इस पे फोर्स दिया, फोर्स देने पे क्या होगा? इसकी स्पीड क्या होगी सर? चेंज। क्या बनेगी सर? v, है ना सर। और ये होगा ना डिस्प्लेस, है ना सर। जब आपने फोर्स दिया, मान लीजिए वो डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? s। मान लीजिए आपकी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या है सर? सेम डायरेक्शन में। अब मुझे एक बात बता, जितना आप फोर्स क्या दोगे सर? ज्यादा, ये स्पीड इसकी अटेन क्या होगी सर? तो काइनेटिक एनर्जी अटेन क्या होगी? ज्यादा। तो मीन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। ऑब्वियसली मैं इस पे काम कम करूंगा, कम फोर्स दूंगा, कम डिस्प्लेसमेंट होगा, कम चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ज्यादा फोर्स दूंगा, ज्यादा वर्क डन करूंगा, ज्यादा चेंज होगी क्या सर? काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम हमें यही स्टेट करता है कि वर्क डन किसी भी टाइप के फोर्स से, चाहे वो कोई भी टाइप का, इलेक्ट्रिक हो चाहे मैकेनिकल हो, कोई भी टाइप का फोर्स आपके पास है, वर्क डन बाय ऑल फोर्स ऑन ए बॉडी, या एक बॉडी पे या सिस्टम ऑफ बॉडी। मान लो इस कमरे को ही हिलाना है, इसमें बहुत सारी बॉडीज है, या मुझे हिलाएगा कोई, मींस एक सिंगल बॉडी को। ठीक है, सो वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस ऑन ए पर्टिकुलर बॉडी और ए सिस्टम ऑफ बॉडीज, इट्स इक्वल टू चेंज इन इट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो ये अगर इसका स्टेटमेंट हमें लिखना होगा, व्हाट वी राइट? वर्क डन बाय, शाबाश, ऑल फोर्सेस ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पे या सिस्टम ऑफ बॉडीज पे, किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू इट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर कहने का गर्ज क्या है? दैट इज, मेरे कहने का गर्ज ये है कि जो वर्क डन होगा ना, जितने भी फोर्सेस आपके पास हो गए एसोसिएटेड यहाँ पे, ठीक है ना, सो वो होगा चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। आप बता सकते हैं चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? इट मींस फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल क्या आएगी इसकी? हाफ ऑफ m, फाइनल स्पीड क्या है? v, हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड कितनी है सर? u आएगा ना, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, छोटा सा प्रूफ है, उतना मुश्किल भी नहीं है। क्या कर सकते हो प्रूफ के लिए? देखिए ध्यान रखो, इससे क्या होता है, प्रूफ से थोड़ा सीखते हो आप, क्योंकि वहाँ पे अगर प्रॉब्लम आ जाएगी इस प्रकार की जहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ की ज़रूरत होती है, यहाँ बेसिक चीज़ें आपके पास इजीली आप करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे बता दो यहाँ पे अगर मुझे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करना होगा तो वर्क डन कितना लगेगा? छोटा। ठीक है, तो पहले लिखूंगा मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट of work done in displacing a body through displacement ds। ठीक है, वो कितना होगा? दोनों कर जो चाकू कितना होगा आपके पास? dw, छोटा सा वर्क डन किसके बराबर होता है? बोलो, वर्क डन किसके बराबर? एफ डॉट, बोलो, ds होता है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्यों लिखा एफ डॉट ds, वाई नॉट एफ डॉट s?
क्योंकि मैंने पहले छोटा वर्क डन लिया। क्योंकि आपके पास ये हो सकता है अगर कांस्टेंट फोर्स होगा तो आपके पास सीधा ही डॉट प्रोडक्ट करना है, अगर ये वेरिएबल फोर्स होगा तो आपको मालूम है पहले छोटा सा वर्क डन करते हैं, फिर इन सारे वर्क डन को क्या करते हैं हम सर, ऐड करते हैं। अगर आपको याद होगा यहां पे हमने इस चीज को डिस्कस किया था, ठीक है ना, छोटा सा वर्क डन छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए, फिर सबको क्या करेंगे, ऐड, मींस उसके लिए क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन हम यूज कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखो। अब मैंने यहां पे बता दिया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, सेम एज्यूम किया, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एफ डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 इज 1, तो एफ डी एस आ जाएगा, ठीक है। अब ये छोटा सा वर्क डन है, टोटल वर्क डन कितना आएगा, बोलो, टोटल वर्क डन, शाबाश, कहां से कहां तक, 0 to s, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 से लेकर कहां तक, s, मतलब पहले रेस्ट पे था, फिर कुछ डिस्प्लेसमेंट आपने किया, कितना डिस्प्लेसमेंट आपने किया, आपने डिस्प्लेसमेंट किया s तक, ठीक है। तो बता दो ये टोटल वर्क डन कितना आएगा, आपको तो मालूम है ये टोटल वर्क डन हमारे पास कितना आएगा, बताओ, इट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, आएगा ना, छोटे छोटे वर्क डन को क्या करना पड़ेगा, ऐड, और ये कंटिन्यूअस है, ठीक। तो dw किसके बराबर आया सर हमें, एफ डी एस, सर कहां से कहां तक, 0 से लेकर कहां तक सर, s तक, ठीक है। अब ध्यान रखो, पहले ये फर्स्ट इक्वेशन रखो, देखिए आपको मालूम है ना f का वैल्यू किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, आपको ये चीज मालूम होगी। अच्छा, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना बराबर dv/dt, होता है कि नहीं, होता है ना, dv/dt पढ़ा है ना आपने, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है। अब मुझे बता सकते हो देयरफॉर आपके पास जो ये वर्क डन आ जाएगा ना w, ये किसके बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस, जो कि आ जाएगा 0 से लेकर, शाबाश, यहाँ पे ऐसा करेंगे 0 से s तक, या एक काम करेंगे फिर यहाँ लिमिट्स चेंज करेंगे, एक काम करते हैं। अब देखिए f का वैल्यू क्या लिखूं मैं, बताओ, f का वैल्यू क्या लिखूं मैं, m इंटू dv/dt, शाबाश, और यहाँ क्या है सर, ds, और इसको मैं ऐसे लिखूं, वर्क, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन m इंटू, ध्यान रखो मैं ऐसे लिखूं ds/dt इंटू dv, लिखूं सर, फर्क मत पड़ेगा, ds/dt इंटू dv, ठीक। अब ds/dt किसके बराबर होता है, बोलो बोलो बोलो, ds/dt किसके बराबर होता है, वेलोसिटी, है ना। अब मेरे पास इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट क्या है, वेलोसिटी, तो कहां से कहां होगा, इनिशियल से फाइनल, u से v तक, ठीक है। सो वर्क डन जो आ जाएगा आपके पास, m क्या निकलेगा बाहर, आपको मालूम है ना, क्या मालूम है सर, आपको ये चीज मालूम होगी, इंटीग्रेशन ऑफ, शाबाश, किसका, x रेज पावर n विद रेस्पेक्ट टू x किसके बराबर होता है, x रेज पावर n + 1 बाई n + 1, है ना, एड 1 पावर बाई होल पावर, ये तो मालूम है। अब यहाँ पे कर v रेज पावर 1 विद रेस्पेक्ट टू v, क्या आएगा, v²/2, कहां से कहां तक, u से लेकर कहां तक सर, v, शाबाश, ये आ जाएगा बराबर m/2, और यहाँ क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये किसके बराबर आ गया, हाफ ऑफ m v² माइनस हाफ ऑफ m u²। व्हाट इज दिस, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज दिस, इनिशियल, और ये आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वही तो हमने बता दिया, वर्क एनर्जी थ्योरम हमें यही कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। अगर आपको निकालना होगा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन ए बॉडी और ए सिस्टम ऑफ बॉडी, इट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इट इज काइनेटिक एनर्जी। रिमेंबर दैट इन योर माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह आपको यूज होगा, इधर ही नहीं, कोलिजन है वहां पे यूज होगा, ठीक है, आने वाले जितने भी चैप्टर्स है वहां पे आपको ये यूज होगा, ठीक, आई बात समझ, क्लियर। सो ये था आपके पास किसके बारे में, इट वाज रिलेटेड टू किसके बारे में, वर्क एनर्जी थ्योरम। सो इससे पहले हमने ये डिस्कस क्या किया सर, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सी टाइप की एनर्जी हमारे पास है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करने से पहले आपको कुछ पता होनी चाहिए, व्हाट आर दोज थिंग्स। सर पहली चीज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बारे में पता होनी चाहिए। सर आपने सुना होगा कंजर्वेटिव फोर्स, सुना होगा इसके बारे में, और दूसरा पढ़ा होगा आपने नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, ठीक। सो कैन यू टेल मी व्हाट डू मीन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स, कैन यू टेल मी कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कैन समवन टेल मी व्हाट डू मीन बाय दिस कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, किसे कहते हैं, पढ़ा तो होगा ना बचपन से, नहीं पढ़ा है, कौन सा है
साहब जी वनस कंजर्वेटिव फोर्स क्या आस कंजर्व मतलब क्या बचा क्या गो लेट हाँ तुम टास त्रा पे कंजर्वेटिव फोर्स क्या गो क्या और क्या मतलब हलक मच खराब और आप बताओ क्या दलील शाबाश कहीं ना कहीं ठीक है। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स जो आपके पास होता है ना ये वो फोर्स है जिसकी वजह से वर्क डन है इट विल बी पाथ इंडिपेंडेंट। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है आप कहां से कहां की तरफ ले जाना चाहते हो एक बॉडी को, चाहे वो कोई भी टाइप की बॉडी हो। यहाँ पे तो हमने डिस्कस किया हमें मैकेनिकल फोर्स के साथ डील करना है तो मैकेनिकल वर्क आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक वर्क हो मैग्नेटिक वर्क हो कोई भी टाइप की वर्क हो कंजर्वेटिव फोर्स की एक ही डेफिनेशन है विच इट इज दैट टाइप ऑफ फोर्स इन विच द वर्क डन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। ठीक है तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज यहाँ पे इट इज दैट टाइप फोर्स ड्यू टू विच वर्क डन क्या होगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन या पाथ इंडिपेंडेंट। सो इट इज स्टेट फंक्शन आपके एक्चुअली आगे पढ़ोगे आप थर्मोडायनेमिक्स में सर ये इंडिपेंडेंट पाथ मतलब ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल पर। कहां थी बॉडी कहां ले जाना चाहते हो ठीक है ना इनिशियल पॉइंट क्या था और फाइनल पॉइंट क्या आता है। आई विल गिव एन एग्जांपल ठीक है तो मान लीजिए एक बॉडी आपके पास है आपको क्या करना है ए से लेकर बी तक आपको इस बॉडी को क्या करना है डिस्प्लेस। अब फोर्स दोगे आप वर्क डन होगा इस पाथ से जाओ आप इस पाथ से जाओ या इस पाथ से जाओ जितने भी आप यहाँ पे पाथ्स को कंसिडर कर लोगे मान लीजिए इस पाथ से इस पाथ से इस पाथ से ए से बी तक पहुंचना है ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट पाथ है ये सेकंड और ये थर्ड। मेरे कहने का गर्ज ये है वर्क डन पे फर्स्ट पाथ वही होगा जो सेकंड पाथ वही होगा जो किस पाथ से होगा थर्ड पाथ से होगा ना यही होगा ना। ये इसी की प्रॉपर्टी है ना कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। सॉरी इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। मान लीजिए आप ग्राउंड पे हैं आप यहाँ ग्राउंड पे है ठीक है आपने इस बॉडी को ये ना ये इसका मास कुछ m है आपको इसको उठा के अल्टीमेटली इस हाइट पे लेना है ठीक है। आप इस पास से जा सकते हो ठीक है ना आप क्या करोगे ऐसे करके इधर पहुँच सकते हो आप ऐसे करके इधर पहुँच सकते हो। अगर मैं बता दूँ इस बॉडी पे कौन सा फोर्स लगेगा नीचे इस बॉडी पे नीचे mg ऊपर से आप डिस्प्लेसमेंट करना चाहते हो h सपोज तो क्या वर्क किसके बराबर होगा फोर्स क्या है mg लेकिन अपोजिट में है ना माइनस और डिस्प्लेसमेंट कितना है h। मतलब कि ये बॉडी है ना इसको इधर से लेकर किसी हाइट तक आप कैसे भी जाओ आप सीधे जाओ आप कोई भी पाथ इख्तियार करो कितना वर्क लगेगा mgh है ना उतनी एनर्जी यूटिलाइज होगी ना आपको यहाँ पे ठीक है। सो आपके पास ये जो ये फोर्स है कौन सा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वेट दैट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अर्थ टू है ना हर किसी बॉडी पे जो आता है। सो ये कौन सा फोर्स आ जाएगा इट विल बी कंजर्वेटिव फोर्स क्योंकि इसकी वजह से जो वर्क डन है पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता ठीक है। सो मैं कहूंगा इसमें फिर जो वर्क डन आ जाएगा ना ए से लेकर बी तक ये वही होगा जो वर्क डन होगा बी से लेकर ए बट अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्वियसली डायरेक्शन अपोजिट होगी ठीक है। सो कैन आई टेल नाउ कि आपके पास वर्क डन फ्रॉम ए से लेकर बी तक ये इधर आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम बी से लेकर ए तक ये कितना आ जाएगा सर 0। What is A to B, B to A closed path गए A से B फिर B से A तो वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फोर्स की वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ कितना होता है सर 0 होता है। बहुत बार डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है इसमें नीट या जेई में कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज्ड पाथ इट्स इक्वल टू क्या होगा वो दैट विल बी इक्वल टू ऑलवेज 0 ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से फोर्सेस है ग्रेविटेशनल फोर्स और कौन सा फोर्स है शाबाश इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कौन सा फोर्स है अभी बता दिया मैंने शाबाश इलास्टिक फोर्स जिसको स्प्रिंग फोर्स भी आप कहते हैं वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स जो वहां पे आ जाता है आपका। वह ऐसे उल्टा होगा तो क्या उल्टा होगा जो वर्क डन होगा ना वर्क डन होगा पाथ इंडिपेंडेंट होगा ना पाथ सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं पाथ डिपेंडेंट वर्क डन जो आपके पास होगा इट विल बी पाथ डिपेंडेंट।
ठीक। अच्छा, तो मुझे बता दो फिर क्या वर्क डन फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से क्या होगा सर? इट विल बी डिफरेंट, होगा ना? होगा कि नहीं? आप फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, इधर से उधर तक जाना है, ठीक है। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा फ्रिक्शन कुछ अलग आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में आऊंगा फ्रिक्शन अलग आएगी, इस पास से जाऊंगा फ्रिक्शन अलग आ जाएगी, ठीक है। सो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज ऑल टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। जितने भी फ्रिक्शनल फोर्स हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार की फ्रिक्शन हो, मतलब सॉलिड फ्रिक्शन हो या चाहे वो फ्लूइड फ्रिक्शन हो, ठीक है। फ्लूइड्स में आपने देखा होगा, लिक्विड्स में या गैसेस में, है ना। आपने सुना होगा ना विस्कस ड्राई के बारे में, है ना सर? विस्कोसिटी सुना है ना? जितनी ज्यादा विस्कोसिटी फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होगा सर? ज्यादा, ठीक है। अच्छा, तब बताओ फिर ए से बी तक जो वर्क डन होगा क्या वो बी से ए तक वर्क डन के बराबर होगा? नहीं। तो वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ क्या यहां जीरो होगा? नहीं, क्योंकि वर्क डन क्या होगा? डिफरेंट, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम जीरो, ठीक है ना। आई बात समझ? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? एक्चुअली जो कंसेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का, वो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट इसी पे है, conservative forces. Potential energy, it is defined for only conservative forces or conservative fields. It has no meaning for this, that is non-conservative force. इसके लिए कोई भी मीनिंग नहीं रखता है, ठीक है। तभी पोटेंशियल एनर्जी को समझने पहले यही डिस्कस करना, वो कल करेंगे, ठीक है। नहीं हुआ?